नमस्कार। न्यूज बीन के लिए ये है चौकी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। आज हमारे साथ हैं बिहार से विधायक संदीप सौरव। आप पालीगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से सीपीआई एमएल से इस बार विधायक चुने गए हैं। आपका चुनाव बहुत चर्चित और महत्वपूर्ण है। आप छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आप महासचिव रहे हैं छात्र यूनियन के। संदीप सौरभ जी, आपका हमारे कार्यक्रम चौकी बात में स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। संदीप जी, आपसे हमारी मुलाकात आपके छात्र जीवन के दौरान होती रही है। बहुत खुशी हो रही है आपको विधायक के रूप में देखने में। आप अपने राजनीतिक यात्रा और थोड़ा जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को परिचय दें। आपकी जीवन यात्रा के बारे में, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे हैं। देखिए, मैं तो पटना जिले में एक जगह है मनेर, छोटा कस्बा इलाका है और उससे सटा हुआ हमारा गांव है और उसी गांव का रहने वाला हूँ। बचपन में मैंने पढ़ाई लिखाई अपने गांव में ही की और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने पटना यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है बीएन कॉलेज, बिहार नेशनल कॉलेज, वहां से किया। और बहुत दिल में इच्छा थी कि पढ़ाई लिखाई करने बाहर जाएं और हिंदी साहित्य मेरा सब्जेक्ट था। और फिर मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा दिया और 2007 में मैंने एमए में दाखिला लिया। तो एमए में जेएनयू जाने से पहले तक का मेरा जो राजनीतिक समझदारी थी वो बहुत ही खत्म, मतलब कम थी। मैं राजनीति में कोई इंटरेस्ट उस तरह से नहीं था कभी भी, न उस तरह से कभी समझने का मौका मिला हम लोगों को। जेएनयू जाने के बाद हमने देखा कि वहां के का जो छात्र यूनियन है, छात्रों का जो यूनियन उस समय का था, वो लोग ठेका मजदूर जो जेएनयू में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स होते हैं, उनके मिनिमम वेज के लिए, उनके ईएसआई पीएफ के इश्यूज को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। और वहां के लोगों ने मुझे बताया कि छात्र राजनीति का ऐसे ही यहाँ स्वरूप है, जहां पे सिर्फ आप अपने लिए नहीं बल्कि समाज के बड़े हिस्से के लिए, जो वंचित तबका है, जो समाज में हाशिए पे जिनको धकेल दिया गया है, उनके लिए हम लोग लड़ते हैं, उनकी आवाज बुलंद करते हैं। ये मुझे बहुत आकर्षित किया। और उसी समय मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा का मैंने सदस्यता लिया और 2007 से लेकर के फिर मैंने बिना रुके, बिना कोई ब्रेक लिए छात्र राजनीति में लगातार सक्रिय रहा। जेएनयू में हम 3 बार वहां चुनाव लड़े। एक बार 2 बार काउंसलर लड़े स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस से और कन्वेनर चुने गए, और तीसरी बार वहां के महासचिव का चुनाव लड़ा 2013-14 में। और इस बीच में कहिए कि कई एक आंदोलन जेएनयू में ऐसा रहा जिसने देश के तमाम जन आंदोलनों के साथ एक तालमेल का, एक सामंजस्य की कोशिश की उन आंदोलनों ने। और इस दरमियान कैंपस से बाहर निकल करके अलग अलग आंदोलनों में जाना, वहां के लोगों के साथ जुड़ाव महसूस करना, खास करके दिल्ली में जो मजदूर हैं, जो गांव देहात से लोग आकर के वहां काम करते हैं, उनके सवालों के साथ, उनके संघर्षों के साथ जुड़ना, ये अपने आप में एक अनोखा अनुभव रहा। और पढ़ाई लिखाई करना, ये सब मेरा बहुत हॉबी वाला चीज रहा है। मैंने पढ़ाई लिखाई बहुत गंभीरता से की है। लेकिन धीरे धीरे मेरा जो था वो, महासचिव बनने के बाद 2015 में मैं आइसा का राष्ट्रीय महासचिव बना। और उसके बाद पूरे देश में छात्र आंदोलन को हम लोगों ने एक धार दी। कहिए कि फी हाइक के खिलाफ जितने देश भर में आंदोलन चले, वो शिक्षा के अधिकार के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, इन तमाम आंदोलनों में हम लोग थे। और प्रतिरंग का दौर, जहाँ पे आप छात्र राजनीति से निकल करके समाज के एक बड़े हिस्से में आप जा रहे हैं, तो ये एक दौर हमारा इस बीच में रहा। और हमें लगता है कि जेएनयू से निकल करके पटना जिले के पालीगंज में चुनाव लड़ना मेरे लिए एक तरह का एक नया एक्सपीरियंस है। कहिए कि एक नेक्स्ट स्टेप है, जहां लगता है कि एक विश्वविद्यालय जहां सीखने के लिए बहुत कुछ मिला, वहां से निकल करके उससे बड़े विश्वविद्यालय में हम प्रवेश किए हैं। और अभी भी हम जब जनता के बीच में जा रहे हैं चुनाव जीतने के बाद भी, इस मकसद से नहीं कि हमने जो पढ़ाई लिखाई की है, पीएचडी का जो डिग्री लिया है, या राजनीति में जो हम लोगों ने सीखा है वो सिखा देना है, ये मकसद हमारा कतई नहीं होता है। बल्कि वहां और नई बातें सीखने को मिलती है, लोगों से बात करते हुए, उनकी समस्याओं को सुनते हुए थोड़ा अनुभव बढ़ता है। तो ये एक तरह का यात्रा रहा। और एजुकेशन को लेकर के हमारा आकर्षण शुरुआत से ही रहा।
मेरे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ जब थी तो वो बगल में, जब वो मैट्रिक पास करके उनकी शादी हुई थी, और उसके बाद कुछ सहेलियों के साथ उन्होंने मिल करके इस इलाके में जहां मेरा घर है, वो गांव है, उससे 2 गांव बाद एक और गांव है, ब्यापुर गांव का नाम है। वहां पे उन्होंने एक गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना करवाई थी, 8-10 महिलाओं ने मिल करके। और उसमें मेरी माँ 30 साल तक लगातार पढ़ाती रही, जिसमें शुरुआत के कहिए कि 10 साल के आसपास अवैतनिक था। उसमें कोई आमदनी किसी को नहीं थी, सब लोग सिर्फ पढ़ा रहे थे बच्चियों को। और इस इलाके के, पटना से ये ठीक पश्चिम का इलाका है, पटना से सटा हुआ पश्चिम का इलाका है, पटना जिला में ही है। और माने 20-25 गांव ऐसे हैं जहाँ के हर घर की जो लड़कियां हैं, कई पीढ़ियों की, वो उस स्कूल से पढ़ करके निकली हुई हैं। वहां से उन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन पास किया। तो एक समर्पण कहिए कि, और जब मेरी माँ का देहांत हुआ था 2017 में, तब भी वो वहां पे पढ़ा रही थी, और उनको शायद 1500 या 2000 के आसपास ही मिलता होगा उस समय, जो बचते थे स्कूल में, तो उतना ही मिलता था इन लोगों को। तो एक शिक्षा का प्रसार हो, खास करके जिन तक अब तक नहीं शिक्षा पहुंचा है, जिस तबके तक, उसमें महिलाएं हैं, उसमें दलित है, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हमारे इलाके में हैं, तो इस तबके तक शिक्षा कैसे पहुंचे, ये मेरी माँ का एक सपना था। और इसलिए पालीगंज में भी जब चुनाव हम लड़े, तो हमने वहां की जो स्थिति देखी, हमें लगा कि वो पूरा तबका जो है वो पटना और अरवल के बॉर्डर पे है, मतलब पटना जिले में है, उसके बगल में अरवल और जहानाबाद का बॉर्डर पड़ता है, भोजपुर का बॉर्डर पड़ता है। तो उस एरिया में मैंने पढ़ाई लिखाई, समझिए कि सरकारी ढांचा जितने हैं वो सब एकदम खत्म है, जहाँ पे किसी भी हाई स्कूल में कोई क्लास नहीं चलती है। बच्चे जो हैं वो सिर्फ ट्यूशन के भरोसे, कोचिंग के भरोसे हैं। नीचे से लेकर के ऊपर तक शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में जबरदस्त भ्रष्टाचार और एक तरह का जर्जर अवस्था हर जगह आपको मिलेगा। और इसीलिए हम लोगों ने अभी हमने बैठक की, सारे प्रधानाध्यापक जितने थे, वहां के प्रिंसिपल थे, उन सब की बैठक करके हमने कहा कि आपकी जो मांगे हैं उसको हम लोग आंदोलन के शक्ल में आगे उठाएंगे, विधानसभा में आपकी मांगों को उठाया जाएगा, लेकिन थोड़ा संजीदगी के साथ आप लोग पढ़ाना शुरू कीजिए। और अलग अलग गांवों में जाकर के बच्चों से हम लोगों ने मीटिंग करके कहा कि आप जब स्कूल खुल जाए, हालांकि अभी तो कोविड के चलते सारे स्कूल बंद हैं, हाई स्कूल 4 तारीख को खुल रहे हैं, तो हमने कहा कि सारे बच्चे जो हैं वो हाई स्कूल तक पहुंचे, अपने क्लास में जाना पहले शुरू करें, और उसके बाद उसको थोड़ा दुरुस्त किया जाए। और थोड़ा पढ़ाई लिखाई का माहौल बनाने के लिए भी हम लोग की योजना है कि अभी उधर पुस्तकालयों का कुछ निर्माण हो, जहाँ पे सिर्फ किताबें ना मिले, बल्कि बैठ करके पढ़ने का एक जगह भी, स्पेस भी बच्चों को मिले। तो ये योजनाएं वहां पे हैं, यही इसी मकसद से अभी काम चल रहा है फिलहाल, और लगातार ही हम लोग इस मामले में सक्रिय हैं। बिहार के विधानसभा में भी मुझे पुस्तकालय कमेटी में रखा गया है, तो उसमें ओवरऑल बिहार के अंदर जो शिक्षा का वातावरण है, खास करके विश्वविद्यालयों के भीतर जो पुस्तकालय हैं, और जो माहौल ओवरऑल बन रहा है, देखिए बिहार एक ऐसा राज्य बन चुका है देश में, जहाँ पे किसी को रोजगार चाहिए तो बाहर जाना है, दवाई करवाना है सिंपल तो आपको बाहर जाना है, लेकिन आपको ग्रेजुएशन भी करना है, सिंपल आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है, तब भी आपको बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय को अगर छोड़ दें, तो बाकी किसी भी विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल में खत्म नहीं हो रहा है, वहां 5 साल, 4 साल, 6 साल तक लग जा रहे हैं। मास्टर्स 2 साल में खत्म नहीं होते हैं। तो ये बिहार में शिक्षा व्यवस्था को जबरदस्त तरीके से खत्म कर देने की एक पूरी प्लानिंग सरकार की है, और धड़ल्ले से प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोले जा रहे हैं। तो इस सरकार का तो मकसद हमें दिख रहा है, अब उसी बीच में हम लोग को अपनी राह तलाशनी है, जहाँ पे जनता का एक भागीदारी इसमें हो सके, तो ये है अभी। जी जी जी। आप एक सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं, आप गांव से हैं, और आप आज विधानसभा तक पहुंच गए, लेकिन भारत की जो राजनीति जिस तरफ जा रही है, उसमें जो पूंजीपति हैं, करोड़पति हैं, अ, वो पूरी राजनीति पर हावी होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से आप जेएनयू गए और आज यहाँ पहुंचे हैं, सरकार जिस तरह जेएनयू पर हमला कर रही है, शिक्षा पर हमला कर रही है, उसका बजट घटाया जा रहा है, और कोशिश करी जा रही है कि जो दलित, आदिवासी और गांव के गरीब बच्चे हैं
वो उच्च शिक्षा तक ना पहुंच पाए, और जो राजनीति है वहां तक तो खैर वो सपना भी ना देखें। तो आपको ये षड्यंत्र कितना गंभीर लगता है? इसको कैसे आप देखते हैं, और कैसे इस चुनौती का सामना किया जाना चाहिए? देखिए, एक तो मामला जेएनयू का निश्चित तौर से है, जहां पे एक कैंपस जो सरकार की नीतियों का आलोचना करने में सक्षम थी, जी जहां जन आंदोलनों के आवाज जहां से बुलंद होते थे, तो उस पे हमला है। जी लेकिन अगर इस सरकार के एकदम शुरुआती से जो रणनीति रही है शिक्षा को लेकर के या शैक्षणिक संस्थानों को लेकर के, जी ये सबने देखा है कि उसमें सिर्फ जेएनयू अकेला नहीं है, जी बल्कि एक के बाद एक तमाम सारे विश्वविद्यालयों के भीतर जी जो स्टेट के यूनिवर्सिटीज हैं उसके ऊपर एक जबरदस्त हमला, और शैक्षणिक संस्थानों को वार जोन में तब्दील कर देने का, उसको एक युद्ध स्थल बना देने की कोशिश सरकार की तरफ से मुसलसल रही है। जी और शिक्षा को भी इन लोगों ने दुश्मन की तरह ट्रीट किया है। जी अनफॉर्चुनेट ये है कि इस देश में ऐसी सरकार है जिसकी राजनीति के लिए बहुत जरूरी है कि आप तर्क और वैज्ञानिकता से दूर रहें, जी अ, शिक्षा से दूर रहें, शोध से दूर रहें, जी इतिहास से दूर रहें। यहाँ मिथक है, यहाँ अंधविश्वास है, यहाँ पे विभाजन है, सांप्रदायिकता है। तो इनकी राजनीति इस तरह की है कि एक इंटरनली इनके अंदर एक, इनके लिए कंपलसरी है कि वो शिक्षा के ऊपर हमला करेंगे ही, खास करके जो उच्च शिक्षा है उस पे हमला करेंगे। बेशक। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि ऐसे कई सारी पॉलिसीज आई देश के अंदर, खास करके 2016 को अगर देखिए, जी तो 2016 में एक झटके में इस सरकार ने एक कानून ला करके, इसको बोलते हैं 5 मई 2016 का यूजीसी नोटिफिकेशन। जी यूजीसी का जो नोटिफिकेशन था उसने 3 साल लगातार 2016, 17, 18 जी इन 3 सालों में देश के सारे ही विश्वविद्यालय के भीतर जी जो शोध का दाखिला था, एमफिल और पीएचडी का जो प्रवेश परीक्षाएं होती थी, उन सबको रोक दिया, ये तर्क दे करके कि हम शोध को की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि शिक्षकों का और स्टूडेंट्स का रेशियो जो हो वो एक खास तरह का रेशियो हो। जी अब खास तरह का रेशियो हो, इसके लिए अच्छा होता कि वो शिक्षकों की बहाली करते, जी। लेकिन टीचर्स की नियुक्ति नहीं की गई, बदले में एडमिशन रोक दिए गए। ओ। और 3 पीढ़ी जिन्होंने एमए पास किया था, अब समझिए उस समय तक जेएनयू में तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स का दाखिला होता था रिसर्च के लिए, जी 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 102 पे आ गया। जी जी 102 बच्चों का ही दाखिला हुआ, और जी इसमें एक तो सारे ही बच्चों का एडमिशन रोक दिया गया, दूसरी तरफ रिजर्वेशन की धज्जियां उड़ा दी गई, जी और आरक्षण पे एक तो बड़ा हमला, कहिए कि माने सरकार की तरफ से, अदालतों की तरफ से लगातार जारी है। जी और आज के डेट में आरक्षण कहीं पे भी देश के अंदर लागू है, ये सरकार लागू होने देना चाहती है, ऐसा कहीं से दिख नहीं रहा है। जी बल्कि खुलेआम आरक्षण को खत्म करने की बात शुरू हो चुकी है। जी एक बड़ा हमला और है, माने शिक्षण संस्थानों को अगर देखें तो, जी वो है शिक्षा का भगवाकरण, या कहिए कि उसका सांप्रदायिकरण। जी और ये 3 लेवल पे साफ साफ दिखता है। जी 3 स्तर पे शैक्षणिक संस्थानों के अंदर भगवाकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी देश में जो सर्वश्रेष्ठ जो संस्थान है, वो चाहे विश्वविद्यालय हो या आपके रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो, जी सब लोगों का जो हेड बनाया गया है जिस तरह के लोगों का, जी और जो डिसीजन मेकिंग पोस्ट हैं, जी अब उसमें सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं रहे हैं, बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटीज जितने हैं, जी उन सारे जगह वीसीज के पोस्ट, रेक्टर, प्रोक्टर, ये जितने डिसीजन मेकिंग पोस्ट हैं, सारे जगह पे नियुक्ति का एकमात्र पैमाना बना दिया गया है कि आप आरएसएस की विचारधारा के प्रति, उनके संगठन के प्रति आप कितने लॉयल हैं, ये एकमात्र पैमाना है। आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास योग्यता क्या है, इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। और ये चल रहा है, लगातार चल रहा है। जी जेएनयू में 4 साल के भीतर जो नियुक्तियां हुई हैं, ये मम्मी डाला जगदीश कुमार के आने के बाद, जी इनका मकसद है कि टीचर यूनियन जीत लेना है। वहां का जो टीचर एसोसिएशन का चुनाव होता है, उसको, उसमें लेफ्ट के ज्यादा लोग हैं, जी अब इनको जीतना है, उसमें बीजेपी के लोग उसको जीत लें, उस यूनियन को। जी इसके लिए मतलब जिस तरह से नियुक्तियां चल रही हैं, हम्म। सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जिस तरह से नियुक्तियां चली हैं, जी 100 से ज्यादा टीचर्स जिस तरह से रखे गए हैं, जी वो टीचर हैं कि वो कैंपस में बीजेपी के आम गुंडे हैं, हम्म। आप माने तय नहीं कर पा रहे हैं। वो छात्र जब आंदोलन करते हैं तो उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, इस तरह के टीचर रखे जा रहे हैं। जी और ये मतलब सरकार चली जाएगी, वीसी बदल जाएंगे, तो ये खत्म नहीं होगा। जी इस तरह की नियुक्तियां जो है वो लंबे समय तक शैक्षणिक संस्थानों को खत्म करते रहेंगे।
और ये तो 30-40 साल तक रहेंगे जब तक रिटायर ना कर जाए। तो ये जगह जगह चल रहा है। बिहार में भी हम देख रहे हैं कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, 2017 में हमने देखा था कि यहाँ पे एक जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी है छपरा में, वहां पे छात्र संघ का चुनाव है और वहां के वाइस चांसलर जो थे भाजपा के एक नेता के साथ, और एबीवीपी जो उनका छात्र संगठन है उसके अध्यक्षीय उम्मीदवार के साथ वीसी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चुनाव से ठीक पहले। तो ये तो आलम हो चुका है देश के अलग अलग जगह पे। तो ये एक नियुक्ति का जो संकट है, पाठ्यक्रम में हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो उनके अपने वैचारिक लोग हैं, जो उनके जिनका कोई इतिहास देश के अंदर नहीं रहा है, उस तरह के लोगों को जबरदस्ती महात्मा साबित करना, समाज को और ज्यादा पिछड़ी मानसिकता की तरफ ले जाने वाली बातों को सिलेबस में जगह देना, उसको प्रमोट करना। जब महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी तो इन्होंने कहा था कि जो महिलाएं जो हैं वो काली होगी, सुंदर नहीं होंगी, उनके गार्जियन को ज्यादा पैसा दहेज देना पड़ेगा शादी के लिए। तो ये एनसीईआरटी किताब में इस तरह की चीजें डलवा रहे हैं। गुजरात में जब इनकी सरकार अभी भी है, वहां पे इन लोगों ने मतलब स्कूली बच्चों का स्कूल ड्रेस जो होता है छोटे बच्चों का, उसको धर्म के आधार पर डिवाइड कर दिया कि अगर आप हिंदू इलाके में आपका स्कूल है तो आप भगवा कलर का कपड़ा पहन के जाएंगे, अदरवाइज आप हरे रंग का कपड़ा पहन के जाएंगे अगर मुस्लिम इलाके में आपका स्कूल है तो ये जो नीचे से एक नफरत बोने की कोशिश है, ये माने अन्य हमला से एक अलग हमला है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। और ये लग रहा है कि एक बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग को जाना होगा, इस देश को जाना होगा। नहीं तो सिर्फ शैक्षणिक संस्थान और फंड कट तो है ही, बल्कि पूरी मानसिकता को, नई पीढ़ी को पूरी तरीके से नफरत के तरफ धकेलने की एक कोशिश। अब बच्चों को अगर ये पढ़ाया जा रहा है गुजरात के भीतर कि तेजोमय भारत नाम से किताब इनकी है और वो 8वीं के बच्चों को कंपलसरी होता है, वो उनको पढ़ना ही पढ़ना है अगर सरकारी स्कूल में वो पढ़ रहे हैं तो। और उसमें लिखा हुआ है कि भारत जो है वो अखंड भारत क्या है, तो उसमें तमाम तरह के अलग अलग जो पड़ोसी देश हैं उनका एक मैप बना करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। एक पूरी साम्राज्यवादी मानसिकता बच्चों के अंदर भरी जा रही है, जहां वो अपने पड़ोसियों से मोहब्बत नहीं करेंगे बल्कि उनके ऊपर हमला करने की प्लानिंग करेंगे। भारत कैसे बना, तो एक नस्लीय तरह का एक उसमें है कि भारत का उसमें लिखा हुआ है उस तेजोमय भारत में कि ईश्वर जब रोटी बना रहे थे तो पहली रोटी कच्ची रह गई, उसको खाने वाले अंग्रेज पैदा हो गए। दूसरी रोटी जल गई, उसको खाने वाले जो थे वो हबसी पैदा हुए, निग्रो पैदा हुए। और तीसरी रोटी सुडौल बनाई गई, स्वस्थ बनाई गई, और उसको खाने वाले जो थे वो भारतीय पैदा हुए। ये अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो आम बच्चे हैं। लेकिन ये भाजपा के नेता के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं जो पढ़नी चाहिए उनको। तो अपने बच्चों को तो वो ठीक पढ़ा रहे हैं, लेकिन जनता के भीतर इस तरह का अंधविश्वास, विभाजन, ये एक नए तरह का हमला है। और नई शिक्षा नीति अब तो आ गई है देश के अंदर, जो खुल करके कहना शुरू कर चुकी है कि सरकारी स्कूलों का संख्या कम कर देना है, कॉलेजों की संख्या कम करनी है, उनको मर्ज कर देना है, उनको टेंडर निकाल करके बेच देना है। तो मेरे ख्याल से आजादी के बाद अब तक का सबसे क्रूर सरकार शिक्षा को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, छात्रों को लेकर के है। और इसीलिए हम इस सरकार के खिलाफ हम लोग का एक लगातार संघर्ष का मोर्चा रहा है और आगे भी रहेगा। जी। अभी आप दिल्ली में चलने वाले किसान आंदोलन में गए थे, आपकी फोटोज सोशल मीडिया पर हमने देखी थी, आप वहां मौजूद थे। बिहार में किसान आंदोलन की क्या स्थिति है? बिहार में किसानों, खेती की क्या स्थिति है, और क्या योजना है बिहार के किसानों की इस आंदोलन में शामिल होने की? देखिए, दिल्ली जब हम लोग गए थे तो वहां पे मंच से हमने कहा था कि आप इस आंदोलन में कतई अकेले नहीं हैं, और सरकार जिस तरीके से आंदोलन को कमजोर करने के लिए कभी उसको खालिस्तानी कह दे रही है, कभी किसी खास स्टेट का आंदोलन है ये कह रही है। हमने कहा था कि यहाँ से लौट करके बिहार जब हम जाएंगे तो हमारी पार्टी की बैठक होगी, और बिहार के किसानों के लिए बिहार में इस आंदोलन को कैसे तेज किया जाए, इसके लिए हम लोग चर्चा करके एक योजना लेकर के काम करेंगे। और यहाँ वहां से लौटने के बाद हम लोग की बैठक हुई, और पार्टी की राज्य कमेटी की बैठक में हम लोगों ने तय किया कि बिहार के सारे ही गांव में, सारे ही जिलों में हमारा एक अभियान चलेगा। और उस अभियान के तहत पिछले कई दिनों से हम अपनी कंस्टिट्यूएंसी जो हमारी है पालीगंज, वहां पे किसानों के बीच में किसान संघर्ष यात्रा हम लोगों ने निकाला हुआ है। अलग अलग गांव में जाकर के किसानों से बात कर रहे हैं। देखिए, बिहार का संकट इस मामले में यह है कि बिहार की जनता को ये पता ही नहीं है कि एमएसपी क्या होता है। सही बात यह है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है,
कैसे खेती से मुनाफा भी हो सकता है इनको पता नहीं है। 2006 में बिहार में जो बाजार समिति का कॉन्सेप्ट था, जहां पे लोग अपने अनाज को बेचते थे, उसको नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया। और तब थोड़े बहुत आंदोलन हुए, लेकिन एक बड़ा इश्यू लोगों के बीच में नहीं बना। आज बिहार में जितनी जमीन किसी किसान के पास है, मतलब अगर किसी के पास 3 बीघा या 4 बीघा जमीन है, 5 बीघा भी जमीन अगर किसी के पास है, तो उनके जो बच्चे हैं उनको रोजगार के लिए बाहर जाकर के मजदूरी करना पड़ रहा है। लेकिन वही उतना ही जमीन अगर पंजाब में किसानों के पास होती है, तो उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश तक जा रहे हैं। तो ये बिहार के किसानों को हम लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अगर आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना शुरू हो जाए, सरकार वो समर्थन मूल्य दे, तो आपका पूरा जो ढांचा नीचे का है, बिहार में सबसे ज्यादा जो संकट है वो पलायन का है। मेरा खुद का गांव जहां पे मैं अभी हूँ, इस गांव में मतलब 60% आबादी जो है वो तकरीबन बाहर है, किसी न किसी परिवार के लोग बाहर हैं। तो ये सब लोग बाहर रह रहे हैं यहाँ पे काम, मतलब मेरे जो बचपन के मित्र थे, आपको 2-3 लोग मिल जाएंगे गांव के अंदर तो वो बहुत है। अधिकांश लोग कमाने के लिए बाहर रह रहे हैं, तो कोई रोजगार नहीं है। तो खेती को भी ये सरकार लूट लेना चाहती है अब, जो बची खुची खेती थी। और इसमें आवश्यक वस्तुओं का अधिनियम 1955 का जो कानून खत्म कर रही है सरकार इस कृषि बिल के तहत, उससे तो बिहार में सीधा सीधा असर दिखना शुरू हो चुका है लोगों को। बिहार में सीमांचल के इलाके में अडानी जो है वो अपने बड़े बड़े उन लोगों ने फार्म हाउस खोलना शुरू कर दिया है, भंडार घर खोलना शुरू कर दिया है। और आलू प्याज जब वहां संग्रहित होगा और वो अपने हिसाब से दाम तय करके जब रिलीज करना शुरू कर देंगे, देखिए अभी जस्ट आलू का फसल यहाँ से उखड़ा है, खेती जस्ट पूरी हुई है, जो सोन के पास जो हमारी जमीनें हैं, लेकिन आलू का रेट कम नहीं हो रहा है। तो हर किसान सिर्फ किसान नहीं है, किसान अपने आप में खरीदार भी होता है। अगर हम गेहूं और चावल बो रहे हैं तो हमको सब्जी खरीदना है, दलहन खरीदना है। अगर हम दलहन और सब्जी की खेती कर रहे हैं तो हमें धान और चावल खरीदना है, गेहूं खरीदना है। तो मतलब वही गेहूं जो बिहार के किसान 14 रुपए 13 रुपए में बेच रहे हैं, और उनको बाजार से जब जाके वो खरीद रहे हैं पतंजलि से, तो वो 45 रुपए किलो उनको खरीदना पड़ रहा है। तो ये तो मामला है, मतलब ये जो बीच का गैप आ रहा है कि किसान फसल उगा रहा है, लेकिन वो कॉर्पोरेट के हाथ में जाने के बाद उसकी जो कीमत है उन्हीं किसानों के पास जो वो आ रहा है, तो 3 गुना 4 गुना तक बढ़ जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से किसान समझ रहे हैं। और कई सारे विधायक हम जब दिल्ली से लौटे तो बिहार में अभी सीपीआईएमएल के 12 विधायक हैं, और उसके अभी भी हमारे कुछ विधायक जो हैं वो दिल्ली में ही हैं। तो दिल्ली के आंदोलन से एक लगातार उनके सॉलिडरिटी में, उनके समर्थन में हमको वहां जाते रहना है। और साथ ही साथ बिहार में उस आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए और जनता को समझाया जाए कि ये खेती का अंबानीकरण सीधे सीधे है। शिक्षा स्वास्थ्य सब बेच देने के बाद सरकार जो है एकमात्र सेक्टर जो इस लॉकडाउन के दौरान भी सरकार के जीडीपी को बढ़ाने में मदद करने वाला सेक्टर था, 3% जिसका जीडीपी में रोल रहा +3, जबकि हमारी इकोनॉमी -24 चली गई थी। तो इस सेक्टर को किसी तरीके से बचा लेना है, और ये सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि पूरी जनता का मामला है। जैसे बिहार में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जन वितरण प्रणाली का दुकान है, तो पीडीएस भी मुख्य आधार है पीडीएस, लेकिन अगर सरकार राशन खरीदेगी नहीं तो फिर राशन वो देगी कहाँ पीडीएस से। तो ये एक चीज जनता में क्लिक कर रहा है, उनको लग रहा है कि अगर सरकार राशन खरीदना बंद कर देगी, फसल नहीं खरीदेगी, तो धीरे धीरे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हमें जो गेहूं और चावल मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। तो इन बातों को लेकिन जरूरत है कि बीजेपी का भी बहुत अस्त्र शस्त्र जो है प्रोपेगेंडा के वो बहुत तेज हैं, और अलग अलग गांव में उन लोगों ने ही बैठक करने की कोशिश की, और कई जगह पे टकराहट भी हुई हमारे लोगों के साथ उनकी। तो और मीडिया उनका अपना है, अखबार उनके अपने हैं, वहां से अखबार छपता था। एक समय था देश के अंदर जब अखबार जो थे वो पहले छपते थे बाद में बिकते थे, आज पहले ही बिक जा रहे हैं छपने से, हैं बाद में फिर छप रहे हैं। तो अखबार का ज्यादा मतलब महत्व है। मतलब मैं ग्रामीण इलाकों की अगर बात करूं तो यहाँ पे टीवी से ज्यादा महत्व अखबारों का है। अखबार लोग पढ़ते हैं, और एक अखबार को 50 लोग पढ़ते हैं। इसमें हम लोग ये तो किसान आंदोलन है, हम लोग की योजना अभी बन रही है कि हम लोग फ्यूचर में एक अखबार अपना एक शुरू कर सके, जन पक्षधर, जिसका एक पूरा अप्रोच हो, जनता की बात कहने वाली अखबार को, तो उसकी भी हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो ये है किसान आंदोलन के साथ तो हम लोग
बिहार में उसको तेज करने की पूरी तैयारी में है। जी। बहुत महत्वपूर्ण आज बातचीत हुई आपके साथ, और हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा जुड़ें और अन्य मुद्दों पर आपसे चर्चा करें। आज हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।